चलिए देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किसकी? पिछली वीडियो में बात करी थी हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की। और इस वीडियो में अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल आपका यहाँ पे आएगा तो होता क्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की एक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद किसमें बदल जाता है लास्ट में? पायरुविक एसिड में। और वो कितने बनते हैं? दो बनते हैं। दो पायरुविक एसिड आपके बन जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। और ये एक कॉमन स्टेप है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों का एक कॉमन स्टेप है। पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करता है। और अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाती है या अगर एटमॉस्फेयर में उसके आसपास के ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कहां जाएगा? ये सीधा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। दैट मींस कि आपका जो ये पायरुविक एसिड है ये कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए थोड़ा सा और करिएगा और फिर हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ। ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया बना है। ये पायरुविक एसिड जो था, पायरुविक एसिड पहले पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल नहीं चालू हो जाएगा। पहले ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगा इसका और डी कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन जब लगेगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा और साथ ही साथ इसमें कोएंजाइम ए भी ऐड होगा। तो पहले पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें बदलेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए आगे जो है वो किसमें लिंक हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। ये एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल अब ये बताएंगे आपको कैसा होता है, लेकिन फिलहाल आप पहले ये समझिए कि एसिटिल कोएंजाइम ए पहले पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, हमने आपको बताया कि हम तीन चीजों को बेसिकली तीन चीजों से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन चीजें थी। और हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी? ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और फैट के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने लास्ट में कहा कि थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन टूट रहा है या कैसे फैट टूट रहा है। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका फैट है तो फैट में होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन की अलग से आपको पूरी वीडियो मिलेगी जिसमें हम बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बताएंगे। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। कौन? फैट, फैटी एसिड्स। फैट में फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन हुआ और ये किस में बदल गया? एसिटिल कोएंजाइम ए। और दो एसिटिल कोएंजाइम ए मिलकर एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। और ये एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए एसिटिल कोएंजाइम ए में डायरेक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहां जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए? एसिटिल कोएंजाइम चाहिए। ऐसे हमारा प्रोटीन जब टूटता है तो वो एमिनो एसिड में टूटता है, आपको पता है। जैसे फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा था। फैटी एसिड का तो बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, फैटी एसिड का क्या हो गया? बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। ग्लिसरॉल तो अल्कोहल था, उसे हटा दीजिए। ऐसे ही आप प्रोटीन है वो किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड से टूटेगा। एमिनो एसिड्स आपको पता है 20 तरीके के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, जिसमें से दो नाम में यहाँ लिखे एलेनिन। अगर एलेनिन है तो वो डायरेक्ट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और पायरुविक एसिड के आगे का काम बाद में बताएंगे। अगर ग्लाइसिन में वो कन्वर्ट हो रहा है तो अगर ग्लाइसिन टाइप का एमिनो एसिड है तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए में। क्लियर? तो आपको ये भी पता चल गया कि प्रोटीन कैसे टूट रहा है और फैट कैसे टूट रहा है। ये दोनों बातें हमें पता चल गई। इन दोनों के अलावा ये पायरुविक एसिड आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ के आए हो, पिछले वीडियो में आपने बताया था इसके पार्ट 2 में ग्लाइकोलिसिस में कि किस तरीके से 10 स्टेप पे ग्लूकोज टूटता हुआ पायरुविक एसिड में बदल जाता है। अब हम लोग उस बात की इसकी बात कर रहे हैं कि ये पायरुविक एसिड कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसिटिल कोएंजाइम ए में। जब ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे देखिए ये हाफ ऑक्सीजन को ले रहा है और इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये एक एंजाइम नहीं है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स है।
यानी कई एंजाइम से मिलके ये बना हुआ है। ये कौन कौन से एंजाइम से मिलके बना हुआ है यहां हमने लिख दिया, देखिए डी कार्बोक्सिलेज, लिपोइक एसिड, थाइमिडीन पाइरोफॉस्फेट, ट्रांस एसिटाइलेज और मैग्नीशियम आयन। क्लियर? ये इनसे मिलके बना हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के थ्रू ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल रहा है और बीच में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर डिहाइड्रोजिनेज है और डिकार्बोक्सिलेज भी है। डिकार्बोक्सिलेज भी है, क्या है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। क्लियर? और यहां बना क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन आयन यहां भी निकले हाइड्रोजन आयन, तो देखिए ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लिया। यहां हाइड्रोजन आयन निकले तो NAD पॉजिटिव में जुड़ गए तो NAD2.2H, या इसे आप ये कह सकते हो NADH प्लस H+। आप ये भी कह सकते हो, हम आपको पहले बता चुके हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर ये हाइड्रोजन लग जाता है तो उसे कहते हैं रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि एक NAD से 3 ATP कैसे बनते हैं। ये भी बताया था हमने आपको कि एक NAD से 3 ATP बनते हैं। ठीक, अब यहां कोएंजाइम ए को ऐड करा जाएगा। ठीक है, कोएंजाइम ए जैसे ही ऐड हुआ तो एसिटिल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो गया। यहां तक बात पूरी समझ में आ गई। यानी पायरुविक एसिड से पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलेगा, तब ये एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाएगा और सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड, और ये आगे की तरफ नए कंपाउंड बनाता हुआ वापस से पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। दैट साइकिल इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, और उसको हम बताएंगे। लेकिन क्रेब्स साइकिल में एंट्री के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, ऐसे समझ में आई बात क्या नहीं? तो ये एक लिंक रिएक्शन नहीं होगी। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना क्या हो गया, लिंक रिएक्शन नहीं हो गई। ये एक लिंक नहीं बना रहा भाई। आपने कहा ग्लाइकोलिसिस पढ़ी आपने, ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या करा था, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड को बदल दिया था। इसके बाद अगली स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेने के लिए पायरुविक एसिड तो आएगा नहीं, वो किसमें बदलेगा, पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलेगा, और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए इसमें क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो यहां पे आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एसिटिल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से कैसे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और कौन कौन सी चीजें यहां पे निकलती हैं। क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेना चाहिए इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बीटा ऑक्सीडेशन हम आपको पूरी वीडियो अलग से बताएंगे फैटी एसिड्स का। ये फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम बाद में बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कितने आपके एसिटिल कोएंजाइम ए बने, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन अभी अच्छा, यहां एक बात और गौर से देखिएगा, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड था। याद करिए, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे तो 3 कार्बन का कंपाउंड था। ठीक, और यहां एक कार्बन यहां निकल गई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिटिल कोएंजाइम में कितने कार्बन के कंपाउंड हो गए, 2 कार्बन का कंपाउंड है ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आगे का स्टेप जरा गौर से देखिएगा। पहले हम इसको हटा देते हैं, फिर आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो किसके साथ में ऐड हो जाएगा, किसके साथ में ऐड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ऐड होगा, यानी OAA। और अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस याद हो और C4 साइकिल याद हो, तो आपने पढ़ा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का कंपाउंड। अभी हमने आपको बताया एसिटिल कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। और यहां पे क्या होता है, यहाँ एक वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या लगेगा, वाटर लगेगा। यहाँ पे एक वाटर का इन्वॉल्वमेंट आएगा, पानी का यूज हो जाएगा। और क्या निकलेगा यहां से, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए ऐसे लिखते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए भी कोएंजाइम ए को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये कोएंजाइम ए यहां से निकल जाएगा। बनेगा क्या, 4 और 2 कार्बन को मिला के 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, जिसे कहेंगे सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। अब यहां से हमारा क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाता है। बस क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप क्या है,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटिल कोएंजाइम ए ऐड होगा और क्या बना देगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाएगा। इसके बाद सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एकोनिटिक एसिड। ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड और ये भी क्या निकालेगा अपने अंदर से? वाटर को निकाल देगा। सिस एकोनिटिक एसिड जब बनाएगा तो ये अपने अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। किसमें कन्वर्ट हो गया? सिस एकोनिटिक एसिड। अब सिस एकोनिटिक एसिड जो होता है वो आगे चलेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। किसमें? आइसोसिट्रिक एसिड में। ठीक, फिर पानी निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। समझ में आई बात है? तो इस तरह से, सॉरी यहां पे निकलेगा नहीं, यहां वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है? एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वही बात, एंजाइम का यूज होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम का यूज वैसे इसमें होगा। तो क्या होगा? अब हम इसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर वाले स्टेप को हटाएंगे, यहां से इस साइकिल को शुरू करेंगे और पूरा बताते हुए आपको समझाएंगे और उसी में हम सारी बातें बताएंगे। ये याद रखने वाली बात क्या है? पहले याद रखिएगा, एक NaDH यहां आप बना चुके हो, एक NaDH एक पाइरुवेट एसिड के लिए। 2 पाइरुवेट एसिड होंगे, तो 2, क्योंकि 2 एक ग्लूकोज से चलाया था। ये याद रखिएगा, हम लोग कहां से शुरू करा है? एक ग्लूकोज से शुरू करा है। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट एसिड, और जब ग्लूकोज से पाइरुवेट एसिड बनाया था तो वहां पे भी NaDH याद रखिएगा, वहां बने थे 2। याद है? 2 NaDH ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, वो याद रखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब याद रखिएगा, हर एक पॉइंट हम बताते चले जाएंगे। और फिर ये पूरा नेट बैलेंस शीट तैयार होगी आपकी कि कितने NaDH लगे, कितने ATP लगे, कितने ADP निकले और कितने यूटिलाइज हुए। ये सारी चीजें नेट बैलेंस शीट तैयार होगी। तो आपको हर एक पॉइंट के ये याद रखना है, कहाँ ATP निकल रहा है, कहाँ ADP निकल रहा है, कहाँ FAD निकल रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखो, अब यहाँ हमने पूरा क्रेब्स साइकिल बनाया हुआ है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, हमने आपको 2-3 स्टेप अभी बताए थे। क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल को एंजाइम ए के साथ जोड़ेगा, क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। पहले एक सीक्वेंस समझ लीजिए, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये पूरा एक साइकिल है। इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एनसीईआरटी में बीच के स्टेप गायब है, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं क्योंकि आपको पूरा ही याद करना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? एसिटिल कोएंजाइम ए ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी। ये कितने कार्बन का था? ये 2 कार्बन का कंपाउंड था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड था? ये 4 कार्बन का कंपाउंड था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करी तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। उसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्जन होगा। कोई हाइड्रोजन वाटर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये अलग अलग है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। आप ये एंजाइम की भी बात करेंगे, लेकिन पहले धीरे 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 आपको याद करा रहे हैं। याद हो जाएगा सब, अभी देखिएगा। सिस एकोनिटिक एसिड जो होता है वो भी 6 कार्बन का कंपाउंड होगा, कोई कार्बन आटम तो निकल ही नहीं। सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डबल एरो लगे हुए, यानी ये इंटरकन्वर्टेबल कंपाउंड्स है। यानी एंजाइम को ये वाला लगाओगे तो ये बनेगा, दूसरा लगाओगे तो कोई और बन जाएगा। अभी एंजाइम्स की बात करेंगे। ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। सिस एकोनिटिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बना, और ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड हुआ। अब अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, और इस बीच में एक CO2 निकल रही है, यानी एक कार्बन इसमें से निकल गया। तो कितने कार्बन कंपाउंड चाहिए? 5 कार्बन कंपाउंड बचा, तो 5C लिख के देना, 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अगर यहां पे देखें आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनने में एक NAD पॉजिटिव से NAD.2H या NADH+H+ ये हो जाएगा।
ठीक है, ये जब भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो रिडक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। समझ में आएगा? तो ये बन गया एक, ये याद रखिएगा एक बन गया, और ये एक एसिटिल कोएंजाइम ए चल रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। आप देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है, और जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है तो फिर एक NADH बना। समझ में आएगा? और क्या निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फिर निकल गया, यानी एक कार्बन निकल गया भैया, एक कार्बन यहां निकला था, ये कितने कार्बन का फॉर्म होगा? 5। और अगर यहां से एक कार्बन निकल जाएगा तो ये कितने कार्बन का फॉर्म होना है? ये कितने कार्बन का फॉर्म हो गया? 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, यानी सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का एक कंपाउंड तैयार हो। यानी कि अगर ये कहे ये 2 ये 5, इसके इधर 6 है, इसके इधर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए से ये कोएंजाइम इसका निकला, ये देखिए कोएंजाइम ए एसएच। एसएच जो होता है थायो ग्रुप होता है जिसके द्वारा ये जुड़े, ये थायो ग्रुप है एसएच। तो कोएंजाइम ए को ऐसे ही लिखते हैं, एक ग्रुप है ये, इससे जाके जुड़ते हैं। और यहां जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा था तो देखिए आप यहां जीटीपी बना, जैसे आपने पढ़ा है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा ही गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये भी एक एनर्जी करेंसी ही है। लेकिन डायरेक्ट जीटीपी एटीपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो होता क्या है, यहाँ एडीपी जो होता है वो जीटीपी को ले लेता है और जीटीपी से एक फॉस्फेट्स में लेके किस में बदल जाएगा, ये एटीपी में बदल जाएगा। लेकिन लिखते यही है जीडीपी से जीटीपी बन रहा है, ठीक है, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम मानेंगे ये, कंसीडर ये करेंगे कि यहाँ एक एटीपी का बनना हो रहा है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। जब सक्सिनिक एसिड से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड से बना फ्यूमेरिक एसिड, और जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तो FADH बना। यहां देखिए FADH, ये इसको ये भी लिख सकते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये बन गया, ये भी एक एनर्जी करेंसी है। सारी चीजें बताएंगे अभी, लेकिन पहले हम पूरे साइकिल को याद करा दें, पूरा आपको समझा देंगे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ एक एनर्जी करेंसी है, ये भी बन गया। अब देखिए FAD कब बन गया, अब आगे देखिए फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनने में कुछ नहीं हुआ, और मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा था तो फिर यहाँ देखिए कि NAD से NADH बन गया। यहाँ बन रहा है, 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 और जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना था वो पायरुविक एसिड से बना था, एसिटिल कोएंजाइम में वहां भी एक NADH निकला था, याद आ गया। अब जरा देखें कि कहां कहां कौन कौन से कितने NADH निकले और कितने हमारे लगे। तो अगर हम एक यहाँ पे नेट में लिखना चाहें कि भाई किस किस रिएक्शन से कितने कितने ATP बनेंगे, ये याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे अगर बात आए NADH की, तो NADH से 3 ATP बनते हैं, एक NADH से 3 ATP बनते हैं, ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाले पॉइंट है। एक FADH से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। एक FADH से कितने बनते हैं, 2 ATP, और एक GTP से कितने बन रहे थे, एक ATP बन रहा था, ठीक, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं कहां कहां से कितने कितने बने। जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था पायरुविक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो हुआ था, तो क्या हुआ, लिंक रिएक्शन से एक आपका NADH आया, उससे 3 ATP आ गए, याद आया भाई। एक NADH था वहां लिंक रिएक्शन में, पीछे देखोगे जब लिखते अगर चल रहे होगे तो पीछे देखो, नहीं तो वीडियो में पीछे देखोगे तो क्या हो रहा है, वहां पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था, उस बीच में एक NADH बना था, और एक NADH से कितने ATP बन रहे हैं, एक NADH 3, तो हमने 3 लिख दिए। एक वो भी बना NAD++H, हाँ हाँ वो चाहे वो कुछ भी लिख लो तुम, NADH लिखो, NADH+H+ लिख लो, या NAD.2H लिख लो, सब एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ इससे कितने बने, यहाँ के एक से कितने बने, 3 ATP यहाँ बन गए। यहाँ देखो यहाँ कितने बन गए, 3 ATP यहाँ बन गए। यहाँ कितने ATP बन गए, यहाँ एक बन गया। यहाँ कितने बन गए, 2 बन गए, और यहाँ कितने बन गए, 3 बन गए। काउंट करो टोटल कितने ATP बने, 9, 12, 15,
15 हो गए, 15 एटीपी हो गए। कब हुए 15? जब एक पायरुविक एसिड से एक एसिटिल कोएंजाइम ए चला। जब 2 चलेंगे तो 30। एक ग्लूकोज जब टूटा था, याद करो, ग्लाइकोलाइसिस में हाँ, सर। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बन रहे थे? 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे ना। और एक कितना बना? एक पायरुविक एसिड से 15 बने, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बन जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 30 एटीपी बने पूरे एक साइकिल में। 30 एटीपी बन गए। 2 NADH उसमें इसमें टूटने में बने तो पूरे 36 हो गए। और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने बने थे? 8। हाँ 2 एटीपी हाँ सर। और 2 NADH, और 2 NADH से कितने एटीपी बन गए? 6 और 2 8 एटीपी इधर बन गए। हाँ सर। 8 एटीपी ये बने, और 30 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 एटीपी यहाँ बन गए। टोटल कितने हो गए? 38 एटीपी हो गए। बैलेंस शीट तैयार है, पूरी बैलेंस शीट तैयार है। कौन कौन से स्टेप में कौन कौन से एटीपी या क्या क्या चीजें निकल रही हैं, आपको यही तो याद करना था। यही तो बैलेंस शीट थी। खत्म। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आ गई, बढ़िया लगा। और ये आपको याद करना है पूरा, क्रेब्स साइकिल पूरा याद करना है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए से बना सिट्रिक एसिड, जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से साथ जुड़ गए तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिलिक कोएंजाइम ए, सक्सिलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये पूरा साइकिल चल रहा है, याद कर लेंगे पूरा साइकिल, याद कर लेंगे। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, पूरा साइकिल आप अपने आप से याद करिएगा, मेरे साथ बोलते भी रहिए, याद हो जाएगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए मिला क्या बना? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिलिक कोएंजाइम ए, सक्सिलिक कोएंजाइम ए से सक्सिलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये इस तरह से हमारा पूरा एक साइकिल तैयार है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है। 1937 में क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइकिल को पूरा एक्सप्लेन किया था और बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल। क्लियर? अब हम लोग इतना तो जान गए, इसको लिख लीजिएगा। अब हम इसको यहां से हटाने वाले हैं। अब एंजाइम्स की बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें लगे। ठीक है, तो इसको पूरा लिख लीजिएगा और हम नेक्स्ट फेज में एंजाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, हमने यहाँ पे एंजाइम्स के नाम लिख दिए सारे और बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। देखिए, जब हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटिल कोएंजाइम ए को जोड़ते हैं तो क्या कर रहा है? सिट्रेट बन रहा है और सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है, तो इस एंजाइम का नाम हो गया सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सिट्रेट को सिंथेसाइज कर रहा है, सिट्रेट सिंथेस। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनने में एकोनिटेज, यहाँ वाटर निकल रहा है और जब इसी में वाटर ऐड हो जाएगा तो ये किसमें जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड, तो यहाँ पर भी एकोनिटेज, और ये आयरन की प्रेजेंस में होगा। ठीक, और यहाँ पे वाटर देखिए निकल रहा है। जब वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होगा तब तो वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जब ऐड हो रहा है, दैट इज डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकलेगा तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो डीहाइड्रोजिनेज कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को निकालेगा, तो आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक से डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनेगा। ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको क्या कह दिया? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो डी कार्बोक्सिलेज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए NaDH, H हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें देखिए Na पॉजिटिव में H जुड़ रहा है, दैट मींस हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिलिक कोएंजाइम ए से एक थायो ग्रुप वाला कोएंजाइम ए निकल रहा है, तो सक्सिलिक थायोकाइनेज। नहीं समझे? यहाँ पे सक्सिलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो सक्सिलिक डीहाइड्रोजिनेज। पॉसिबल। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है तो फ्यूमरेज। मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिड बन रहा है फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, मैलिक डीहाइड्रोजिनेज। कितना सिंपल है ना? तो ये एंजाइम्स
यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब यहाँ पे आपके सारे एंजाइम्स आ गए, ठीक। ये एक बात अब यहाँ पे जो है हमें बताना है, जो मेन बात है वो मेन बात क्या है, जरा गौर से देखिएगा। हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन, ये तो पूरा हो गया, अब जो बातें कर रहे हैं वो इससे अलग है, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया रेस्पिरेशन इज नॉट कैटाबॉलिक ओनली, कैटाबॉलिक नहीं। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी सिर्फ टूट ही नहीं रहा है कि ये टूटते हुए धीरे धीरे देखिए सब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ये सब निकल रहा है तो टूट ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी है, यानी एनाबॉलिज्म भी हो रही है इसमें, यानी एनाबॉलिक पाथवे भी है। क्या सर ये एनाबॉलिक कैसे हो गया? यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यानी ये टूट ही रहा होगा, या हाइड्रोजन निकल रहा है यानी ये टूट ही रहा होगा, यहाँ पे भी एसिड कोएंजाइम निकल रहा है तो टूट ही रहा होगा। तो बन क्या रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है। इसके जो बीच के इंटरमीडिएट्स हैं लाइक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है उसको कभी-कभी अगर जरूरत पड़ती है एस्पार्टिक एसिड की, एक तरीके का एमिनो एसिड है, एक अमीनो एसिड, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को इस रिएक्शन से थोड़ा सा निकाल लिया जाएगा और उससे क्या बना दिया जाएगा, एक एमिनो एसिड बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। ऐसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ग्लूटामिक एसिड यहाँ बन सकता है। देखिए यहाँ एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, ये क्या है? एमिनो एसिड्स। तो यहाँ एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि एनाबॉलिज्म हो रही है, और यहाँ पे इन चीजों का टूटना हो रहा है यानी कैटाबॉलिज्म हो रही है। जब कैटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हो और एनाबॉलिक पाथवेज साथ साथ चल रहे हो तो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। यानी कि आपका रेस्पिरेशन कैसा हो गया? एम्फीबोलिक पाथवे हो गया। ऐसे ही आपने अभी शुरू में देखा था कि फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन के बाद वो एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था, उसमें भी रिवर्सल प्रोसेस है, एसिटिल कोएंजाइम ए से वापस फैटी एसिड भी बन सकते हैं अगर जरूरत होगी तो। क्लियर है? तो इस तरह से आपने पूरी क्रेब्स साइकिल देख ली, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्रेब्स साइकिल के बाद आपको ये पता चला कि साहब हमारे बन गए NADH, FADH, GTP को मान लो ATP ही है, लेकिन ये जो बन गए हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे? ये 2 बने थे। क्रेब्स साइकिल में कितने बन गए थे? 3, 6, तो ये टोटल आ गए थे आपके 12 बने थे। 12 बने थे NADH, तो 12 और 2 14 तो NADH बन गए, और FAD कितने बन गए थे? 2 FADH बने थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इस तरह से जो FADH और ये NADH बन रहे हैं, ये जो NADH और FADH बन रहे हैं, इनसे हमें अभी आपने कहा कि साहब आपने तो बताया कि ATP में ये बदल जाते हैं, FAD से ATP में बदल जाते हैं। क्या इतना आसान है FAD से ATP बनाना? FADH से ATP बनाना और NADH से 3 ATP से 2 ATP, ये 3 ATP और 2 ATP बनते कैसे हैं? अब उसकी तरफ चलेंगे। कैसे बनते हैं? जिस प्रोसेस के थ्रू ये ATP बनते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप इसके लिए आप अपने नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए, 4th पार्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।